नमस्कार दोस्तों। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा वायलेंस जो आजकल हर तीसरे से पांचवें घर में देखने को मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार आज हमारे साथ हमारे मंच पर हैं, हमारी गेस्ट हैं आस्था जैन। तो मैं चाहता हूं आस्था जी अपनी इस कहानी को अपनी ज़ुबानी आप लोगों के सामने रखें। आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपने इस छोटी सी उम्र में क्या देखा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, आप ज़रूर शेयर करें। सर, डोमेस्टिक वायलेंस की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत प्रकार के हैं और मैं आज आस्था, मैं पेशे से अब वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। और मेरी बचपन की कहानी बहुत ही कहते हैं स्ट्रगल वाली रही है। मेरे फादर ने मुझे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था, मेरी दादी मेरे फादर ने, कि बेटी है, हमें तो लड़का चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। मैं 1 सितंबर 2000 को जब पैदा हुई तो मेरी मम्मी और मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया हॉस्पिटल में कि ये लड़की पैदा कर दी। और मेरी दादी के, मेरी नानी के सामने ये वर्ड्स थे, तुम्हारी लड़की ने तो लड़की पैदा कर दी, हमारा वंश कैसे चलेगा, अब तुम ही बिल भरो, हम जा रहे हैं। तो उस टाइम तो छोटी थी, कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें चली, होश मैं बहुत छोटी थी सर, जब 3 साल की उम्र थी मेरी, मैं वुमेन सेल में जा रही हूँ मम्मी के साथ हाथ पकड़ के। मैं वहाँ देख रही हूँ कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। तब समझ नहीं आता था। फिर पुलिस के पास जाना, 5 साल की उम्र हुई, पुलिस में जाना, डर लगता था पुलिस वालों को देख के। मम्मी पापा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरी खींचातानी हो रही है कि तू इससे बात नहीं करेगा, तू इससे बात नहीं करेगी, मेरी बेटी है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी सर। जब मेरे पापा ने मुझे छोड़ा मम्मी के पास, तो मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला पोसा, सब बड़ा किया। मगर वो जो 20 साल का सफ़र था ना मेरा, वो ऐसा था कि जैसे काले पानी की सज़ा होती है। मुझे खुद में गिल्ट होने लग गया था कि मैं क्यों पैदा हो गई, 1 सितंबर 2000 क्यों आया था मेरी लाइफ में। मुझे इतना टॉर्चर, इतना हैरेसमेंट होने लग गया था। बाहर वाले तो अलग हैरेसमेंट, बाप का साया नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब बाहर वालों को पता चलता है ना इसके ऊपर बाप का साया नहीं है, अरे इसके तो पापा ही नहीं है। स्कूल तक के टीचर्स, बच्चे मुझे बोलते थे, क्योंकि पीटीएम में तो सर दोनों मम्मी पापा आते हैं। मेरी से मम्मी आती थी, कभी कभी वो भी नहीं आती थी। मेरे से बच्चे पूछते थे, तेरे पापा क्यों नहीं है, तेरे पापा क्यों नहीं आ रहे। मेरे को कोई जवाब ही नहीं है। फंक्शंस हो रहे हैं, पेरेंट्स सबके आते थे, मैं अकेले परफॉर्म कर रही हूँ। मैं बस एक आस लगा के बैठी हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी मम्मी होंगी, कहीं ना कहीं शायद मेरे पापा आ जाए। नहीं आते थे, दोनों ही नहीं आते थे। दोनों की लड़ाई, दोनों इतनी लड़ाई कर चुके थे, जबकि मेरी मम्मी की और पापा की लव कम अरेंज मैरिज थी। और मुझे नहीं पता सर मैंने ऐसी क्या गलती करी पैदा होकर कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और शायद अभी भी भुगत ही रही हूँ, क्योंकि क्या है, जब मैं बड़ी हुई, होश संभाला। 1 मिनट में पॉज देना चाहूँगा। आपको ऐसे क्या फैक्टर नज़र आया आस्था आपके मदर फादर के बीच में कि उनके बीच में गैप्स बढ़ते रहे, क्लैशेस होते रहे? आपके अलावा भी कोई ऐसे रीज़न रहे, कोई शराब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई और? सर देखो, जब मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा आता है ना, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे वो खुद के मम्मी पापा हो, मियाँ बीवी में लड़ाई होनी है। मेरे पापा को मेरी दादी भड़काती थी, मेरी मम्मी को पीछे से उनके भाई भड़का रहे कि चल ठीक है, अगर इसने छोड़ दिया तो मैं पालने के लिए बैठा हूँ। और जब एक्चुअल में मेरे फादर ने छोड़ दिया तो सबने पीछे हाथ कर लिया कि तूने तो लव मैरिज करी थी, उन्होंने तो मना करा था। पहले तुम उनको पूरा पैम्पर कर दो कि चल तेरे पीछे अगर तेरा पति तेरे को छोड़ देता तो मैं खड़ा हूँ। जब पति ने छोड़ दिया, कोई खड़ा नहीं, आग लगा कर भाग गए। आग लगा के भाग गए। और आज मेरे फादर मम्माज बॉय हैं। आज भी मेरे फादर की एज 52 साल है, आज भी वो मम्माज बॉय हैं। जो मम्मी ने बोल दिया वही सही है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एडवर्सली आपकी लाइफ पर आया? बहुत गंदा सर, बहुत ही ज़्यादा गंदा। आपने अभी बताया ऑफ कैमरा कि ऑलमोस्ट 7 बार आप सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। व्हेन आई वाज 5th क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, मुझे पता भी नहीं, किसी बच्चे को भी नहीं पता होता। मैंने 5th क्लास में थी जब मेरा फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट था। मैंने अपने हाथ काटे थे एंड मेरी मम्मी को पता भी नहीं चला। मरी नहीं, बट पूरा अटेम्प्ट कर लिया था मैंने। उसके बाद अपने आप को दुपट्टे से स्ट्रैंगुलेशन करना,
रेलवे स्टेशन चले जाना, इतना मतलब सर मैं भर चुकी थी। तो फैमिली ने कभी आपको दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश नहीं की? सर फैमिली को पता ही नहीं है, फैमिली सिर्फ अपने में लगी हुई है। मम्मी अपना कोर्ट कचहरी बाहर जॉब करना, और मेरी लाइफ में सबसे बड़े फैक्टर्स कौन थे मेरी और मम्मी के बीच में लड़ाई करवाने वाले? वो मेरी खुद की सगी मामी थी। मतलब उनकी बेटी एक गलती करती थी, मम्मी के पास, मम्मी जॉब करके आ रही हैं, उनके कान भर देना तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, तुम्हारी बेटी ने वो कर दिया। मतलब मेरी मामी ने बहुत भड़काया मेरी मम्मी को। मदर फादर के बीच में लड़ाई मारपीट भी रहती थी? मम्मी को मारा भी गया है। जब मैं पेट में थी तो मम्मी को करंट दिए गए हैं, मम्मी को सीढ़ियों से गिराया गया है, दहेज की मांग करना। और क्योंकि जब मम्मी 1999 में ही मम्मी ने मारुति 800 दी थी, उस टाइम मारुति 800 अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। तो जो फादर ने मांगा, जो घर वालों ने मांगा, सब दिया, बट एक होती है ना लालसा, और चाहिए, वो चीज़ थी मेरे घर वालों में, मम्मी के, पापा के, सॉरी। तो आपके साथ भी मारपीट जैसा कुछ ऐसा कि आपको अब्यूज़ किया जाता हो, अबेंडन किया जाता हो चीज़ों से? मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी। मतलब हाथ में कुछ भी आ जाए, पाइप हो, वाइपर हो, कुछ भी हो, स्केल हो लोहे का, कुछ भी हो सर, ना आओ देखती थी ना ताओ। हैंटर से भी मम्मी ने मारा है, सीढ़ियों से गिरा देना। आपको ब्लेम करती थी कहीं ना कहीं कि अगर आप नहीं होते तो शायद उनके हस्बैंड उनके होते, जैसा आपने बताया? हाँ, मतलब मेरी मम्मी को इतना भर दिया गया था, या मम्मी के दिमाग में भी खुद आ गया था कि तेरी वजह से मेरा पति अलग हुआ है। और हर रोज़ मैं ये ताना सुनती थी सर कि तेरी वजह से मेरा पति अलग हो, कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, तूने मेरे से मेरा प्यार छीन लिया, तू होती नहीं तो ये नहीं होता, तू, मतलब बहुत गंद से गंद गालियाँ देना। मतलब जो उम्र छोटी थी उस टाइम पे मुझे वो गालियों के मतलब नहीं पता होते थे सर, जो गालियाँ मैं खाती थी, जो सुनती थी। देखिए, जहाँ तक हम सभी लोग जानते हैं कि आपका दुनिया में आना ये आपके पेरेंट्स की मर्जी थी, और जो जेंडर है, जेंडर तो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता। तो आई डोंट थिंक कि आप उसके लिए कहीं भी किसी भी रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। सर देखो, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब ये छोटी सोच होती है ना एक, मतलब मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी के घर वाले या मेरे पापा के घर वाले बिल्कुल छोटी सोच वाले थे। वो मॉडर्न थे ही नहीं। उन्होंने भले ही लव मैरिज करी हो, मगर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी उनकी इतनी अच्छी सोच थी कि चल वंश तो मेरा ही है, बीज तो मेरा ही है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की फैमिली में, एजुकेटेड फैमिली के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन रहता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आज भी होता है। हमारे मायके में इतने केसेस आते हैं, लेडीज़ बताती हैं, लड़के की चाह में उनको दवाइयाँ खिलाई जाती है, टोने टोटके करवाए जाते हैं उनके ऊपर। लड़का नहीं पैदा करा, 9 महीने बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो कि लड़का कर। एक बच्चा भी उसने दिया ही दिया है, जन्म दिया, दोबारा प्रेग्नेंट हो, लड़का चाहिए मुझे। इस चीज़ की वजह से 3-4 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। मतलब महिलाओं ने बताया, बाबाओं के पास ले जाते थे उनको कि लड़का होना चाहिए। आपने हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी अपना घर छोड़ा लीगली? मैंने 2021 में घर छोड़ा। 2021 में आपने लीगली डिसोन किया? आपके पेरेंट्स ने? मेरे पेरेंट्स ने डिसोन लीगली नहीं किया था। एक्चुअली क्या था, 2021 में ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मेरी मदर ने खुद 181 पे कॉल करी थी, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी थी। और आई वॉज इन BA LLB 3rd ईयर, मेरा करियर का पॉइंट था सर। और जब मम्मी ने मेरी ये कंप्लेंट करी ना 181 पे कॉल करके कि मेरी बेटी मुझे ना खाना नहीं देती, मुझे मार पिटाई करती है और मेरी छोटी बेटी पे भी असॉल्ट करती है, उस टाइम सर मैं मम्मी की शक्ल देख रही थी और आंखों में आंसू थे और पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि मैंने 20 साल मम्मा का साथ दिया है, सेक्सुअली हरास भी हुई, सब कुछ हुआ सर मेरे साथ। सेक्सुअली हरासमेंट? सब कुछ हुआ है सर। मेरे खुद के नाना और मेरे खुद के कज़न मामा सेक्सुअली हरास भी हुई हूँ मैं। बाहर वालों ने अलग गंदी नज़र डाली मेरे पे। ये तो अपने आप में क्राइम है। आपको, मैंने मम्मी को जब अपने, पता है मेरी मम्मी से मेरा बॉन्ड भी नहीं रहा है कभी। मम्मी ने कभी मेरे को बेटी वाला प्यार भी नहीं दिया है। जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरे नाना ने बदतमीजी करी थी ना, मैंने मम्मी को जाके बताया था और आई वॉज ओनली 8 years old दैट टाइम। और मैंने मम्मी को बताया कि नाना ने ऐसे ऐसे किया है। व्हाट शी सेड, तू नहीं उकसाया होगा मेरे बाप को। और उस टाइम मुझे ये चीज़ भी नहीं पता था कि उकसाना करते कैसे, मुझे पता ही नहीं होता था। उस टाइम मैंने सर, पता है
ये चीज़ समझ गई थी मैं कि मैं अगर मम्मी को अपनी दिल की बात बताऊंगी ना, वो नहीं समझेंगी। अपार्ट फ्रॉम कुछ भी, मेरे साथ स्कूल में क्या हो रहा है, मैं जब 10th में थी मुझे बॉयकॉट कर दिया गया था। पूरी क्लास टीचर ने मेरे सामने मेरी बेइज्जती करी थी और इतना मारा था कि मेरी शॉर्ट अटेंडेंस हो गई थी, मेरे 10th का रिजल्ट खराब हो गया था। 2021 में आपने घर छोड़ा, उसके बाद आप मायका आती हैं। हाँ, जब मैं 181 पे मम्मी ने कंप्लेंट कर दी, आपको पता है फिर काउंसलर अपॉइंट्स होते हैं। फिर उन्होंने काउंसलर को भी इतना गंदा गंदा बोला कि मेरे 10 अफेयर है, मैं 10 जगह मुंह मार दूँ। तब मैंने कहा कि अब नहीं हो सकता, मेरा करियर का पॉइंट है। अगर आपने मेरी कंप्लेंट कर दी तो आगे मेरा पहले से जुडिशरी का प्लान था, और आपको भी पता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो तो आप जज नहीं बन सकते। Exactly. तो फिर मैंने खुद स्वाति वाली मैम को खुद पर्सनल मेल करी, पूरा शॉर्ट लाइफ अपनी लिखी। फिर वहाँ से टीम आई, पहले मुझे वनसकी स्टॉप सेंटर रखा गया। वहाँ पे सिर्फ 5 दिन का शेल्टर होता है। जो वहाँ की जो हेड थी, 4 दिन पूरे हो गए थे, चौथे दिन ना मुझे बोलने लग गए थे कि हम तो 5 दिन ही रखते हैं, 5वें आपको देखना जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए मेरी मदर को फ़ोन कर रहे थे, मदर ने फ़ोन पिक नहीं किया, घर वाले आए ही नहीं। बट उस टाइम सर मेरा लक मानो कुछ भी मानो, मैंने ना 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स दे के ही मैं घर छोड़ा था। तो मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मैंने अपना बैच टॉप किया था। तो जब मैंने ये हेड को बताया कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है वनसकी स्टॉप सेंटर में, तो उन्होंने बोला कि तू ना नारी निकेतन या निर्मल छाया वाली लड़की नहीं है आज तक, अगर मैंने तेरे को ना वहाँ भेज दिया तो तेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तब उन्होंने मुझे अविनाश भैया का नंबर दिया था। मैं फिर भैया से बात करी कॉल पे, और उस टाइम कोविड का पीक था। मैं 22 मई 2021 को आई थी, 2nd लेयर था। भैया ने मेरे को कैब करवा के इधर लाए, कैब के पैसे भी भैया ने दिए थे। फिर जब मैं इधर आई तो उससे पहले प्रोसीडिंग सारी हो गई थी, लिखित में दे दिया था मम्मी को सब कुछ मैंने। कहीं ना कहीं फैमिली को मिस करते हैं आस्था? सर वैसे अगर मैं बोलूँ तो नहीं करती, मगर हाँ जब अकेले बैठी होती हूँ या किसी के पेरेंट्स को, उनके बच्चों के लिए, या कभी रील स्क्रॉल करते हुए अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, बहुत याद आती है कि यार मेरी क्या गलती थी। मैं भी तो इन्हीं की तरह हूँ, मेरा हक नहीं है कि माँ बाप मुझे भी ऐसे ही प्यार करें। 18वां बर्थडे सब लड़की का बहुत अच्छा सा जाता है, मेरा 18वां बर्थडे इतना ख़राब गया था। मैं उस दिन मतलब मुझे लगा कि मम्मी मेरा 18th बर्थडे बहुत अच्छे से बनाएंगी, बट उस दिन मैं इतना पिटी थी सर, हर बर्थडे पे मैं पिटती थी मम्मी से। देखिए, जैसा आपने मुझे बताया, आप अपनी LLB कंप्लीट कर चुके हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कैपेबल भी हैं। तो कल को आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो 2 रास्ते आपको नज़र आएंगे, एक फैमिली से रिवेंज लेना, एक फैमिली को सपोर्ट करना। तो आस्था किस तरफ जाएगी? सर देखो, फैमिली से रिवेंज तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी माँ ने चाहे कैसी भी थी 20 साल उसने ही पाला। आज अगर मैं BA 3rd ईयर कर रही थी तो वो माँ की वजह से ही कर रही थी। हाँ, साथ तो नहीं रहूँगी बिल्कुल भी, बट हाँ जो मेरे से सपोर्ट हो सकेगा, जो मेरा कर्तव्य एक बेटी का होने का, वो मैं पूरा मम्मी के लिए करूँगी। कोई ऐसा अपना इस पूरे लाइफ सिनेरियो में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़राब रही, गलत रही, आप शेयर कर सके? कोई आपका वर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? सर ऐसे तो सारे वर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ थे मेरे, बट छोटे छोटे चीज़ें थी, जैसे मुझे जंजीर से बांध देना जिससे ये खेल लेना चाहे। अगर मैंने मम्मी से चॉकलेट मांग ली कि मम्मी मुझे ये चीज़ दिला दो, तेरे बाप ने दिए पैसे, तेरे को दहेज में लेकर आई थी मैं, सबके सामने। अगर मेरे से मतलब सड़क पे कोई गलती हो गई गलती से, वहीं मेरे कपड़े फाड़ देना, वहीं पे मारना स्टार्ट। मम्मी ये भी नहीं देखती थी मेरा कपड़ा फट कहाँ से रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरह से आया था, आई थिंक मैं 10th में या 9th में थी। मैंने घर के काम में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, टीनेज थी। मम्मी ने मुझे पूरा नंगा करके छत पे खड़ा कर दिया और पूरा बैक साइड जितना भी था सब देख रहे थे मेरे को। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आस्था, आई एम नॉट श्योर, आपको कहीं ऐसा लगा कि आपके फैमिली को, पेरेंट्स को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई काउंसलिंग की नीड थी? बहुत ज़रूरी है सर, पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, उनका कुछ नहीं जाता, वो तो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, मगर उसके जो बच्चे हैं ना वो पिस जाते हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी थी, मेरी मम्मी की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। उस टाइम उनको वो साथ चाहिए था जो उनको एक बैक
दे, क्योंकि मम्मी की कोई बैक नहीं थी। मेरे फादर आए दिन बदतमीजी करना, बहुत इंजाम लगाना कोर्ट में। मुझे एक अच्छे से वाक्य याद है, मेंटेनेंस की डेट थी हमारी, मैं छोटी थी, ज़्यादा भी छोटी नहीं थी, बट हाँ मुझे इतनी मैच्योर हो गई थी कि सब चीज़ें पता है मुझे। मेरी मम्मी ने बोला संजय पैसे दे दे, बच्ची की फीस जानी है, बेटी पैदा कर दी ना, जाके कोठे में पिटा दे, कमा के खिलाती रहेगी तेरे को। मतलब मेरी फादर की सोच ऐसी थी। अब जब फादर ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो, और माँ के दिल में तो पहले से ही था कि मेरी वजह से उनका पति अलग हुआ है। पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही आस्था? मेरे फादर इज़ अ गुड रिच मैन, ही इज़ अ बिल्डर, और उनकी फैक्ट्रीज भी हैं, मल्टीपल काम है उनके। और मेरी जो मम्मी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत रिच है। चाहते तो वो मम्मी को एक पूरा सपोर्ट कर सकते थे, बट मेरी मम्मी को सपोर्ट नहीं मिला। मम्मी ने जो भी मुझे पाला पोसा वो खुद कमा कर पाला पोसा है। कोई एडवाइजरी, आपने इतना कुछ फेस किया, अभी शायद आप 24-25 साल के हैं, कोई एडवाइजरी आप देना चाहें लोगों को? पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो और आपको लगता है कि हमारे मियाँ बीवी में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम आए दिन लड़ते रहते हैं, तो आपको एक काउंसलिंग करनी चाहिए। देखिए आजकल के ज़माना बहुत मॉडर्न है, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होती है, पेरेंटल काउंसलिंग भी होती है, तो आपको वो जाके करनी चाहिए। क्योंकि आप दोनों का कुछ नहीं जाएगा, आप दोनों तो अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे, जो जाएगा वो तीसरे का जाएगा, वो भी वो आपका बच्चा है। आप अपने बच्चे पे ध्यान दो। अगर आप दोनों लड़ रहे हो ना तो अपने बच्चे के सामने मत लड़ो, बंद कमरे में लड़ लो, मगर बच्चे के सामने मत लड़ना, क्योंकि जो बच्चा का साइकोलॉजी खराब होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो चलो सुसाइड अटेम्प्ट करे थे, कई बच्चे से गलत रास्ते में भी जा सकते हैं, ड्रग यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट प्लीज़, मेरी जो लाइफ रही है ना बहुत स्ट्रगल वाली रही है। मैंने खुल के बता भी नहीं सकती कि क्या क्या हुआ है, बट हाँ अगर आप लड़ रहे हो तो बंद कमरे में लड़ो कि दीवारों को भी ना सुनाई दे कि क्या हो रहा है। बच्चे की तो दूर की बात है। और अगर आपने बच्चे करी है ना तो लड़ाई को देखो साइड कर लो। रोज मियाँ बीवी के झगड़े इट्स नॉर्मल, बट उसको बड़ा बड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, किसी तीसरे को अपने बीच में मत आने, तो चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि मियाँ बीवी जब शादी करते हैं ना तो वो एक दूसरे से करते हैं। तो आप दोनों को ना जब शादी होती है तो दोनों मियाँ बीवी की होती है, तो आप दोनों को किसी तीसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो मेरे से यही गुजारिश है कि जब आप शादी हो गई है, अगर बच्चे नहीं है तो तब तक तो ठीक है, जब बच्चे हो जाए ना तो अपनी लड़ाई सिर्फ अपने तक रखो, बच्चे तक मत आने दो। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ आस्था जैन, जिन्होंने मात्र 21 साल की एज में अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत से फैक्ट्स हमारे सामने रखे, जिसमें एक बहुत ही मेजर फैक्ट है पेरेंट्स की काउंसलिंग होना। डोमेस्टिक वायलेंस के क्या रिजल्ट होते हैं आज हमारे सामने हैं। वो तो शुक्र है कि आस्था अपने आप में कैपेबल है, अपने पैरों पे स्टैंड कर रही है। फिलहाल माइका स्वीट होम्स के अंदर एज अ डेप्टी सुपरिटेंडेंट खुद को स्टेबल कर रही है, अपने करियर को आगे बढ़ा रही है। लॉ करने के बाद जुडिशरी की तैयारी कर रही है और बहुत से केसेस डे टू डे माइका के अंदर देखती है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, इस केस से कुछ सीख ज़रूर लें। और डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको लेकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी बन चुका है, उसको जानें, समझें, अपने जीवन में लेकर आएं और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। कट है।